वी हैव डन एरिथमियाज के सर्टेन टाइप्स ऑफ एरिथमिया। फॉर एग्जांपल हमने साइनस ओरिजिन के एरिथमियाज कर ली हैं, ठीक है। हमने हार्ट ब्लॉक्स कर लिए हैं, पाथ एसेसरी पाथवेज, ट्रिगर्ड एक्टिविटी और एक्टोपिक, ये 3 एरिथमियाज हमने आज करने हैं। सो वी आर गोना डू दिस एंड these. We will be discussing these today, and सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एक्टोपिक ओरिजिन के एरिथमियाज, ठीक है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो एरिथमियाज ऑफ एक्टोपिक ओरिजिन, इसका मैकेनिज्म क्या है? जो एक्टोपिक ओरिजिन के एरिथमियाज हैं, हमने कहा था कि हार्ट का अपना एक पेसमेकर है, ठीक है। उसके अलावा कोई और पेसमेकर बन जाए तो दैट विल बी नोन एज एक्टोपिक पेसमेकर। अब एक्टोपिक पेसमेकर लेटेंट भी हो सकते हैं, इरिटेबल भी हो सकते हैं। लेटेंट मतलब वो जो बैकअप के लिए हैं, जैसे ऐसे नोड, एवी नोड, ठीक है, सॉरी एवी नोड एंड पर्किंजी फाइबर्स वगैरह। हाउएवर जो इरिटेबल है, एक्टोपिक इरिटेबल पेसमेकर्स, वो है जो इंजरी की वजह से, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, जो डेड टिश्यू की वजह से बने हुए, ठीक है। सो एरिथमियाज दो रीजंस, एक्टोपिक ओरिजिन से जो एरिथमियाज हो रहे हैं उनके दो रीजंस हैं। या तो वो इरिटेबल एक्टोपिक पेसमेकर्स हैं, ठीक है, जो पेसमेकर्स थे वो इरिटेबल हो गए हैं, वो खुद स्पार्क देना शुरू कर गया, वो इम्पल्स, वो बॉस बन गए, ठीक है। या फिर री एंट्री हो रही है। हमने कहा था ना, एक नॉर्मल एक सर्टेन पाथवे है, उसके अलावा इफ वी मेक अनदर पाथवे, एसेसरी पाथवे, या उसकी वजह से सर्किट जो वो है इम्पल्स है, वो री एंटर होती रहे, बार बार वहीं पे घूमती रहे, तो वो एरिथमियाज दे सकती है, ठीक है, एबनॉर्मल रिदम होगी, ठीक है। अब री एंट्री यानी सर्कस मूवमेंट, सर्कस का यही था ना, गोल गोल घूमे जा रहे हैं सर्कस में, इन री एंट्री बार बार। अब जैसे मैंने कहा कि लेट्स जस्ट सी कि हमारे पास अगर ये हमारे पास था एक्चुअल पाथ उसका, ठीक है, इसने यहाँ से यहाँ जाना था, फिर यहाँ से यूं आना था, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे कोई फोकस बन जाता है, इरिटेबल एक्टोपिक टिश्यू है, यहाँ पे है, तो क्या होगा, यहाँ से यूं गई, फिर यूं आई, फिर हो सकता है वो यहाँ यूं गोल 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 ही घूमती है, ठीक है। तो दैट विल बी नोन एज एक्टोपिक, सॉरी दैट विल बी नोन एज सर्कस मूवमेंट इन द एक्टोपिक फोकस, जो एक्टोपिक हमारे पास पेसमेकर बन गया। मैकेनिज्म, इट विल लीड टू टैकियारिथमियास, ठीक है। टैकियारिथमिया क्या था? हार्ट बीट मोर देन 100, प्रोपगेशन ऑफ कार्डियक इंपल्स कंटिन्यूअसली विद इन अ क्लोज सर्किट, वही ना, गोल गोल घूमता रहेगा, एक क्लोज सर्किट बन जाएगा, उसके अंदर कार्डियक इंपल्स घूमती रहेगी, तो जितनी दफा घूमेगी वो उतनी दफा एक एक्साइटेटरी इंपल्स देगी, और उतनी दफा हार्ट में वो क्या जाएगी, इंपल्स जाएगी और बीट चली जाएगी, ठीक है। उसकी वजह से टैकियारिथमिया होगी, क्योंकि बार बार घूमे जा रही है ना इंपल्स। पहले तो इंपल्स ने एक जगह से आके खत्म हो जाना था, फिर आना था, खत्म हो जाना था, अब तो वो बार बार घूमे जा रही है, ठीक है। सर्कस मूवमेंट से इसी वजह से टैकियारिथमियाज होते हैं हमारे। अच्छा, प्री रिक्विजिट्स फॉर री एंट्री, अच्छा क्या वजूहात है जिनकी वजह से हमारे पास री एंट्री होती है, सर्कस मूवमेंट्स हो सकती है। लॉन्ग पाथवे, यानी कि अब ये तो मेरा हार्ट नॉर्मल इतने साइज का, नॉर्मल बंदे का एक हार्ट, ठीक है, इतने साइज का, अब वो हार्ट थोड़ा बड़ा हो गया, तो जाहिर सी बात है, जब हार्ट बड़ा हो गया तो जो अंदर का पाथ है, जो अंदर का कंडक्टिव पाथ है, वो भी डायलेट हो जाएगा, वो भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये डायलेटेड हार्ट, फॉर एग्जांपल डायलेटेड कार्डियोमायोपैथीज होती हैं, जो वो पेशेंट जिनके हाथ बहुत ज्यादा हाइपरट्रोफी हो चुके होते हैं, ठीक है। डीसीएम कहते हैं, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, ये उसके अंदर जैसे होता है लॉन्ग पाथ पे। स्लो वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन, अब लो वेलोसिटी, अब जो इंपल्स पहले गई वो बहुत स्लो 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 जा रही है, वो इस वजह से हो सकता है उसकी जो कंडक्टिव पाथ है उधर इस्कीमिया हुआ हुआ हो, ठीक है, कोई कंडक्शन ब्लॉक हुआ हुआ हो, ठीक है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि कंडक्शन का ब्लॉक हो जाता होता है, क्या कहते हैं, जो एवी ब्लॉक्स या इंट्राएट्रियल ब्लॉक भी होता है। ईसीएफ का पोटेशियम ज्यादा हो। हाइपरकैलीमिया क्या कहता है, आपकी कंडक्शन को डिस्टर्ब करता है, वो इस वजह से करता है क्योंकि हाइपरकैलीमिया से हमें पता है जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, इसी वजह से हमारे पास जो कंडक्शन है उसकी वेलोसिटी लो हो जाएगी। शॉर्ट एंड रिफ्रैक्टिव पीरियड, अब हार्ट का अपना, हार्ट के जितने भी सेल्स हैं और ये जो एसए नोड, एवी नोड है, इनके सेल्स के भी अपने एक रिफ्रैक्टिव पीरियड है। अगर हमारे पास ये रिफ्रैक्टिव पीरियड शॉर्टन हो जाए, फॉर एग्जांपल एपिनेफ्रीन में, एपिनेफ्रीन, अब आप लोगों ने देखा होगा फोकस, अगर किसी ने मूवी देखी है तो उसके अंदर होता है, और बहुत सी जगहों में भी कि पेशेंट
बंदा ऐसे ही गिर गया तो वो क्या कहते हैं, एक इंजेक्शन सीधा हार्ट के अंदर लगाते हैं, वो एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन होता है। उससे क्या होता है, वो हार्ट को एकदम से एक्साइट कर देती है। वो तो चलो हमें जरूरत थी उसकी, लेकिन अगर एपिनेफ्रिन वैसे ही ज्यादा हो गई ना, तो जैसे कि अगर बहुत इन सर्टेन फ्राइटनिंग केसेस, फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन, तो हो सकता है वो एरिथमियास की तरफ, टैकी एरिथमिया की तरफ ले जाए और री एंट्री सर्किट हो जाए, ठीक है, क्योंकि वो रिफ्रैक्टरी पीरियड को शॉर्टन कर देती। अब हम चलते हैं, ये देखें, अब ये नॉर्मल, ये फिगर से ये इससे थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि ये नॉर्मल पाथवे है, फर्स्ट डायग्राम। ये नॉर्मल पाथवे, इसमें ये आहिस्ता आहिस्ता घूम रही है, ठीक है, ये शॉर्ट पाथवे सर अपना पूरा इम्पल्स ट्रेवल कर रही है, और जो ग्रे का मतलब है, इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में चला गया। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड में यानी कि यहाँ एक और इम्पल्स अब नहीं ओरिजिनेट हो सकती, ठीक है। लेकिन अगर ये पाथवे बड़ा हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये लंबा कर दिया हमने, इसको लॉन्ग पाथवे कर दिया है, तो उसका कुछ हिस्सा एब्सोल्युटली रिफ्रैक्टिव पीरियड में तो होगा, लेकिन कुछ हिस्सा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में होगा। एंड यू गाइस नो कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में अगर इफ वी गिव अ स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस, तो हमारे पास एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। तो लॉन्ग पाथवे की वजह से हमारे पास इसी वजह से क्या कहते हैं, सर्कस मूवमेंट पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे एक और ओरिजिनेट हो जाएगा, वो दोबारा घूमेगा, फिर एक और ओरिजिनेट हो जाएगा, वो दोबारा घूमेगा, ठीक है। अच्छा, एरिथमियाज ऑफ एक्टोपिक ओरिजिन में ही इरिटेबल एक्टोपिक पेसमेकर्स, ये लेटेंट पेसमेकर्स भी हो सकते हैं या इंजर्ड टिश्यू भी हो सकते हैं, जो एट्रिया में भी हो सकता है और वेंट्रिकल में भी हो सकते हैं। ये वही वाली बात रिपीट हुई है जो मैंने पहले बताई थी कि पेसमेकर्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं। अब जो इरिटेबल एक्टोपिक पेसमेकर्स हैं, ओकेजनल फायरिंग, अगर वो ओकेजनली फायर कर देना, अब नॉर्मल ऐसे नोट ने तो फायर करे, लेकिन वो बैठे बैठे ऐसी इरिटेबल था, उसने फायर कर दिया, तो उसको हम प्री मेच्योर बीट कहेंगे, ठीक है। Premature beat that comes is a beat that comes before its expected time from an irritable focus. ऐसे नोट से हर 0.08 सेकंड बाद एक बीट निकलनी थी, ठीक है, 0.08 सेकंड के बाद वो निकल रही है, लेकिन इरिटेबल जो एक्टोपिक पेसमेकर था, उसकी वजह से एक प्रीमेच्योर बीट निकल जाएगी ड्यूरिंग दैट टाइम या पहले, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्टोपिक, सॉरी, प्रीमेच्योर बीट। अब ये जो प्रीमेच्योर बीट है, ये कंटिन्यूअसली फायर करते जाए ना, बार बार ये कंटिन्यूअस प्रीमेच्योर बीट्स आ रहे, तो हमारे पास एक रिदम बन जाएगी, और ये टैकीकार्डियास करा सकते हैं। एक्सेसिव हो सर 100 से ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है, वो प्रीमेच्योरली आ रहा है, वो तो अपने एक चल रहा है, समझ लो अपने एक 80-90 पे चल रही थी, दरमियान में एक और आए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो 100 से अबव चली जाएगी। तो कंटिन्यूअस फायरिंग लीड्स टू रैपिड एक्टोपिक रिदम्स ओवर 150 पर मिनट, ठीक है। It can be paroxysmal tachycardia 150 से 250. It can lead to 250 to 350 that is flutter, और उससे ज्यादा हो गई तो fibrillation, ठीक है। अब ये जो प्रीमेच्योर बीट है, इसको हम एक्स्ट्रा सिस्टली या प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा सिस्टली यानी सिस्टली एक नॉर्मल हो रहा था, उसके बाहर, एक्स्ट्रा मींस बाहर, एक्स्ट्रा सिस्टली एक और एक्स्ट्रा, और क्या कहते हैं, प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं इसको। अब ये कॉन्ट्रैक्शन, जिस तरह हमने कहा था कि 3 स्केप बीट्स हो सकती है ना, 3 टाइप की, एट्रियल, जंक्शनल और वेंट्रिकुलर, इसी तरह प्रीमेच्योर बीट्स भी 3 टाइप की हो सकती है। दे आर फॉलोइंग: प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, प्रीमेच्योर नोडल या जंक्शनल, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये जो पीवीसी है, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम थोड़ी सी आगे डिटेल में भी करें। ओके, लेट्स मूव ऑन कि इसमें हमारे पास क्या चेंज आया है। अब इस जगह पे अगर देखें तो ये हमारे पास एक प्रीमेच्योर एट्रियल बीट आई है। मैंने कहा था ना, प्रीमेच्योर एट्रियल बीट की निशानी क्या है कि उसकी जो ऊपर ये टॉप होता है, ये जहां पे ये एरो पॉइंट कर रहा है, तो ये पॉइंटेड होती है इंस्टेड ऑफ बीइंग राउंड। सो जो नॉर्मल पी वेव होती है वो इस तरह की होती है, लेकिन प्रीमेच्योर एट्रियल बीट क्या होगी, पॉइंटेड होगी ऊपर से, तो हमें पता चल जाएगा दिस इज प्रीमेच्योर एट्रियल बीट। इसी तरह अगर जंक्शनल होती है तो उसमें क्या होता है, पी वेव नहीं बनती, सिर्फ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है। सो वी कैन से कि इस पेशेंट में प्रीमेच्योर जंक्शनल बीट्स नजर आ रही है। लेकिन जो सबसे कॉमन है, दोज आर, अब जो वेंट्रिकुलर बीट थी, हमें उसकी शेप पता है क्या थी, बिजार सी शेप थी। अगर वो बिजार शेप आएगी तो दैट विल बी, जैसे कि यहाँ पे बनी है इस जगह पे ये, तो दिस इज
प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर बीट। सो हमें पता है कि ये नॉर्मल अगर यूं होगी तो दैट विल बी एट्रियल, प्रीमेच्योर एट्रियल बीट। अगर वो सिर्फ क्यूआरएस बनेगी तो दैट विल बी जंक्शनल, और अगर बिजार सी बनेगी तो दैट विल बी पीवीसी, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर बीट। प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और प्रीमेच्योर जंक्शनल कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों इन नॉर्मल, वो तो मैंने पीछे, दिस इज अ फिगर ना, लेकिन ये एक्चुअल ईसीजीज में कैसे नजर आती है। अब इस एरो को देखिए तो ये यहाँ पे एक छोटी सी पॉइंटी सी नजर आ रही है, पॉइंटेड सी, की इतनी क्लियर इमेज नहीं है लेकिन छोटा सा पॉइंट बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, शार्प सी पी वेव बन रही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखें तो ये टी वेव के बाद क्यूआरएस आ रहा है, पी वेव आ ही नहीं रही, टी वेव के बाद पी वेव आई, फिर क्यूआरएस, ये नॉर्मल चल रही थी। लेकिन अगर इसमें देखें, सिर्फ इस सेगमेंट को देखा जाए तो इस सेगमेंट में हमारे पास टी वेव है ही नहीं, ठीक है। टी वेव के फौरन बाद हमारे पास क्या आ गई है, ये हुआ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ गया, तो दिस इज नोडल या प्रीमेच्योर जंक्शनल कॉन्ट्रैक्शन। अब प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये देखें, ये इसकी अपनी यूनिक जो बाजार सी शेप है वो हमारे पास यहाँ पे इन एक्चुअल ईसीजी ये दिस वन, सो दिस इज पीवीसी। तो हम कह सकते हैं 2 पीवीसी सीन, ठीक है, और यहाँ पे भी 2 पीवीसी सीन, समझ आई। तो ये नॉर्मल ईसीजी अपनी चल रही है, देखो ये नॉर्मल चल रही थी, फिर एकदम से यहाँ पे बाजार सी पीवीसी आ गई, क्यों, यहाँ पे हमारे पास कोई भी इरिटेबल वेंट्रिकुलर टिश्यू की वजह से कॉन्ट्रैक्शन आ गई। अब देखें सबसे ऊपर वाला नॉर्मल साइनस रिदम विद अ कपलेट ऑफ पीवीसी, कपलेट मींस 2 पीवीसी। अब हम देखें तो लेट्स सी, ये नॉर्मल साइनस रिदम चल रही थी पूरी, और यहाँ पे ये 1 2 हमारे पास 2 पीवीसीज आ गई। इसी तरह हम इससे नीचे वाली में आए, इस वाली में अगर हम इससे नीचे वाली में आए, दो चीजें होती हैं, एक होती है मोनोफोकल और एक होता है मल्टीफोकल। मोनोफोकल का मतलब है कि जो 2 पीवीसीज बन रही है ना, ये जितनी भी पीवीसीज बनेंगी ना वो सेम होंगी, यानी एक ऐसी है तो दूसरी भी ऐसी ही होगी, इट मींस मोनोफोकल। अब मल्टीफोकल का मतलब है कि बोथ जो भी पीवीसीज हैं दे आर ऑफ डिफरेंट शेप। ये एक देखो इसकी शेप कैसी है इस पीवीसी की, इट्स लाइक दिस, राइट, और इस पीवीसी की शेप है ये, ठीक है। सो दीज आर कपलेट ऑफ मल्टीफोकल पीवीसीज, समझ आई। अब हम आ जाते हैं वेंट्रिकुलर बाइजेमिनी। ये जो वर्ड है ना, बाइजेमिनी, ट्राइजेमिनी एंड क्वाड्रिजेमिनी, ये these three words, एक सेकेंड लेट मी जस्ट राइट देम। अब इन 3 वर्ड्स का क्या मतलब है। बाइजेमिनी मींस कि एक नॉर्मल बीट के बाद एक पीवीसी आए, ठीक है। इफ वन normal beat is followed by 1 PVC, then you say bigeminy. If two normal beats are followed by 1 PVC, then we say this is trigeminy. ठीक है। इसी तरह quadrigeminy का क्या मतलब है, 3 normal beats, 1 PVC, so that will be quadrigeminy. Again bigeminy means, अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये एक नॉर्मल है, उसके बाद ये एक पीवीसी आई, ठीक है। सो दिस इज 1:1, तो हम लोग कह देंगे इसको दिस इज बाइजेमिनी, ठीक है। इसी तरह अगर दो नॉर्मल होती, एक नॉर्मल एक और नॉर्मल फिर एक पीवीसी होती, तो हम कहते हैं उसको ट्राइजेमिनी, सही है। ये हमारे पास दिस इज अ बाइजेमिनी, ओके। नाउ कमिंग टू पल्सेस डेफिसिट, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बिल्कुल। बाय पल्सेस डेफिसिट वी मीन हार्ट रेट डिटेक्टेड बाय पल्स इज लेस देन द मेजर्ड हार्ट रेट बाय द ईसीजी। यानी कि ईसीजी में जो हार्ट रेट आ रही है, फॉर एग्जांपल एक बंदे की आ रही थी 210, ईसीजी शो करी, क्योंकि वो मशीन है ना, ईसीजी ने शो की 210, लेकिन आपने हार्ट रेट उसकी पल्स मेजर की अपने हाथ से, तो आपने देखा उसकी तो सिर्फ 150 है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज पल्सेस डेफिसिट।
ये इस वजह से होता है क्योंकि मैंने आपको कहा था कि आपके हार्ट का रिफ्रैक्टिव पीरियड होता है वो उतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जितनी उसके अंदर एक्चुअली इम्पल्सेस जा रही होती है, ठीक है। दिस इज प्रेजेंट इन पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया, फ्लटर एंड फिब्रिलेशन, ठीक है। सो अगर हम किसी पेशेंट का देखें कि उसको पल्सेस डेफिसिट है, उसकी मशीन में कोई और हार्ट रेट आ रहा है और आपने जब पल्स मेजर की तो कोई और आ रहा है, तो यू कैन से इट इज पल्सेस डेफिसिट एंड वी हैव टू लुक फॉर द साइंस ऑफ दीस। पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया तो नहीं है, फ्लटर या फिब्रिलेशन तो नहीं हो रही उस पेशेंट को, ठीक है। अब हम आ जाते हैं पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया पे। इट हार्ट रेट फ्रॉम 150 to 250, above 100 is tachycardia, above 150 to 250 it is paroxysmal tachycardia, ठीक है। इट इज सडन अटैक ऑफ टैकीकार्डिया, एकदम 100 टैकीकार्डिया थी ना, एकदम से वो 150 से अबव रीच कर जाती है, सेकंड लगता है उसको, ठीक है। सो और टैकीकार्डिया खत्म हो जाता है और पैरोक्सिस्मल शुरू हो जाता है, ठीक है। इसका कॉज क्या है? पेसिंग फ्रॉम इरिटेबल एक्टोपिक फोकस, यानी कि ऐसे नोड के अलावा भी कोई इरिटेबल एक्टोपिक पेसमेकर बन गया है, या फिर री एंट्री हो रही है, वही ना गोल गोल घूमे जा रही है, तो एक्सेसिव इंपल्सेस मिल रही है, ठीक है। अब जो पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डिया है, इट कैन बी एट्रियल नोडल वेंट्रिकुलर, ठीक है। जो एट्रियल और नोडल है, इन दोनों को हम सुप्रा वेंट्रिकुलर कहते हैं। सुप्रा का मतलब होता है अबव या ऊपर, ठीक है। सो वेंट्रिकल से ऊपर ऊपर, जाहिर सी बात है, अगर हम कहें, अगर हम इस डायग्राम पे आए तो अगर यहाँ पे बन रहा है टैकीकार्डिया, यहाँ पैरोक्सिस्मल हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो दिस इज अबव द वेंट्रिकल ना, तो उसको हम एसवीसी कहेंगे, सुप्रा वेंट्रिक एसवीटी, सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, ठीक है। और अगर वो ओरिजिनेट ही इधर कर रहा हो तो उसको हम कहेंगे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अच्छा, अब वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया की कंडीशन क्या है? मैंने कहा था ना कि 3 पीवीसीज प्री वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन अगर 3 आ जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? इट इज वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अब देखो यहाँ पे हमें ये 2 ईसीजीज हैं, ऊपर वाली एसवीटी की है पैरोक्सिस्मल एट्रियल टैकीकार्डिया, एट्रियल टैकीकार्डिया यानी कि सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, और नीचे हमारे पास पैरोक्सिस्मल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। अगर हम एसवीटी को देखें तो देखो, अगर इसको हम जूम इन करें तो इस जगह पे ये देखो, जो पी वेव होनी चाहिए थी, पी वेव कितनी जिगजैग सी आ रही है। एक पी वेव की जगह पे देखो ना कितनी ज्यादा, इस जगह पे अगर देखो तो कितनी ज्यादा लाइंस आ रही हैं, ठीक है। तो बाकी क्यूआरएस वगैरह सब कुछ नॉर्मल है क्योंकि वेंट्रिकल्स का इशू नहीं है, इशू एट्रिया का है। तो दैट्स व्हाई वी कैन से दिस इज सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। और टैकीकार्डिया इसलिए क्योंकि हार्ट रेट ज्यादा है। अगर देखो तो नॉर्मली हार्ट रेट होनी चाहिए थी एक आर आर इंटरवल, 2 आर पीक्स के दरमियान में 3 to 5 वेव वो होने चाहिए थे, बिग बॉक्सेस। यहाँ पे 1.5 या 2 है सिर्फ, यानी कि टैकीकार्डिया चल रहा है। और अगर हम नीचे देखें वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में, तो ये जो इसकी शेप है, ये वही है ना जैसी उसकी शेप थी, बिजार सी जो शेप थी आपके प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की। तो अब ये कंटिन्यूअसली 6-7 पीवीसी समझ लो आ गई है, जो थी ना 3 से ज्यादा एक साथ आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? 3 या 3 से ज्यादा एक साथ आ जाए तो उसको हम कह देंगे पैरोक्सिस्मल वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। ये देखिए, ये 1 पीवीसी आई थी, इट वाज ओके। 3 आई तो इससे हम क्या कहना शुरू कर देंगे? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। पीवीसी नॉर्मल बंदे में भी होती रहती हैं, एंड अगर पूरी ईसीजी में 100 बीट्स और 100 में से 40% भी पीवीसीज हो जाए तो फिर हम कहेंगे दिस इज एब्नॉर्मल। कभी कभार आती रहती हैं और वो एसिम्प्टोमेटिक भी होती है, लेकिन अगर वो सिम्टम्स शो कर देते हैं इट कैन लीड टू वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये देखो, ये 1 पीवीसी है, ये 3 कंटिन्यूअस पीवीसीज आ गई, तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। Now coming to flutter. Flutter is something like heartbeat when your heartbeat is from 250 to 350 per minute. ठीक है। The flutter can, जैसे हमने कहा कि टैकीकार्डिया एट्रियल भी हो सकता था या वेंट्रिकुलर, तो इसी तरह फ्लटर भी इट कैन आइदर बी एट्रियल या इट कैन बी वेंट्रिकुलर। अब फ्लटर हो किस तरह रहा है? यहाँ पे जैसे ये डायग्राम भी बनी हुई है ना, एक री एंट्री सर्किट की वजह से होता है। अभी हम बताते हैं वो किस तरह। प्रेजेंस ऑफ अ मोर ऑर्गेनाइज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब हमने कहा कि, और इसके कॉजेज हैं री एंट्री यानी सर्किट मूवमेंट या मल्टीपल इरिटेबल एक्टोपिक फोकस।
पहले हमने कहा कि एक आध इरिटेबल एक्टोपिक पेसमेकर था, लेकिन फ्लटर के लिए क्या है कि फ्लटर क्यों हो रहा है, आपके पास मल्टीपल इरिटेबल एक्टोपिक फोकस है, ठीक है। अब जब मल्टीपल इरिटेबल एक्टोपिक फोकस है तो हमारे पास क्या होगा, लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस, कि यहाँ पे आपको समझाते हैं, यहाँ पे इस तरह कर ले। अगर हमारे पास एक फोकस यहाँ पे था, एक फोकस यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, तो हमारे पास जो इम्पल्स है ना वो किस तरह करेगी, वो यहाँ से यूं 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 यूं, वो एक सर्कुलर मूवमेंट बना लेगी, ठीक है। इसी तरह वो एट्रियम में भी बना सकती है यू सर्कुलर मूवमेंट, यूं भी बना सकती है वो सर्कुलर मूवमेंट, ठीक है। यही चीज इस डायग्राम में शो की गई है कि ये देखो री एंट्री सर्किट है, वो गोल गोल बार बार री एंटर होती जा रही है, इम्पल्स गोल गोल घूमे जा रही है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास फ्लटर बन रही होगी। अब जो एट्रियल फ्लटर होती है ना, जो एट्रियल फ्लटर होती है उसकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, उसकी स्पेसिफिक, उसको कहते हैं हम सॉ टूथ अपीयरेंस। अब ये देखो, ये पी वेव इज नॉर्मल, टी वेव को छोड़ो, अगर हम सीधा इस ए वेव सॉरी पी वेव में आए ना, दिस पी वेव, क्यू आर एस तो नॉर्मल आ रही है हमारे पास, इस क्यू पी वेव को देखें तो इसकी पी वेव होती है, इट्स लाइक दिस, ये नॉर्मल थी ना ईसीजी, दिस इज अ नॉर्मल ईसीजी समझ लो। जो और एट्रियल फ्लटर की जो बनती है ना वो होती है ऐसी, क्यू आर एस नॉर्मल, टी नॉर्मल, फिर पी ऐसी, इसको हम कहते हैं सॉ टूथ अपीयरेंस, सॉ टूथ, क्योंकि जो अगर आपने आरी देखी हो ना तो आरी की जो आरी का जो ब्लेड होता है ना उसको इस तरह के यूं होती है उसके ऊपर, ठीक है। तो एट्रियल फ्लटर में हमारे पास सॉ टूथ अपीयरेंस होती है क्योंकि जो पी वेव होती है ना उसकी शेप इस तरह की हो जाती है। ये तो एक्चुअल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेट्स सी इसकी एक्चुअल ईसीजी में ये किस तरह नजर आती है। ये ईसीजी देखने में कितनी कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है, लेकिन अगर जूम इन करो ना तो इस जगह में ये जो इसकी, अगर लीड नंबर 2 पे देख लेते हैं, चलो ये लीड नंबर 2, इसको बड़ा करके तो यहाँ पे जो पी वेव है ना इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं, तो जो पी वेव है ना उसकी ना शेप वैसी ही है जैसे सॉ टूथ होती है। सो एट्रियल फ्लटर में क्या है हमारे पास, जस्ट रिकैप के 250 से 350 तक पर मिनट होते हैं बीट, और क्या है हमारे पास री एंट्री सर्किट होता है क्योंकि मल्टीपल इरिटेबल फोकस बन जाते हैं हमारे पास, तो सॉ टूथ अपीयरेंस और इसकी होती है। अब आ जाते हैं हम लोग फिब्रिलेशन पे। फ्लटर हो गया, नाउ कमिंग टू फिब्रिलेशन। फिब्रिलेशन इज अ हार्ट रेट फ्रॉम 350 टू 450, ठीक है, हार्ट रेट फ्रॉम 350 टू अब 450। अब इट कैन आइदर बी एट्रियल फिब्रिलेशन या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इसको शॉर्ट में हम फिब बोलते हैं, फिब एफ आई बी। मूवीज में आपने अगर कोई ग्रेज एनाटॉमी वगैरह कोई इस तरह के शोज देखता है मेडिकल, तो उसमें वो बोलते भी हैं द पेशेंट हैज वी फिब, ए फिब, यानी एट्रियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ठीक है। अब हमारे पास ये किस वजह से होता है, रैपिड रैंडमली जनरेटेड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस प्रोड्यूस्ड बाय लार्जर एरियाज ऑफ ट्रिगरिंग एट्रियल टिश्यू। अब एट्रियल फिब्रिलेशन की अगर हम बात करें ना तो क्या हुआ कि एट्रिया में लार्ज नंबर ऑफ इस तरह का ना टिश्यू बन गया, जिसको कहते हैं ना मल्टीपल एक्टोपिक फोकस पेसमेकर्स बन गए हैं। अब उसकी वजह से ना इम्पल्स यूं जा रही है, यूं जा रही है, यूं जा रही है, यूं जा रही है, इधर भी अगर बन गए हैं तो इम्पल्स यूं जा रही है, यूं टेढ़ी मेरी, यूं हर डायरेक्शन में। इट इज अ हैपहैजर्डली, जैसे छोटे बच्चे को पेंसिल पकड़ा दो तो वो क्या करता है, हम लोग नॉर्मल लाइन लगाएंगे तो हम यूं लगाएंगे ना, छोटा बच्चे को पेंसिल पकड़ा तो वो यूं लगाता है, यूं यूं उसकी टेढ़ी मेढ़ी सी यूं लाइन होगी, ठीक है। सो हमारे पास फिब्रिलेशन में कैसी वेव आएगी, हमारे पास इस तरह की कुछ यूं वेव आएगी, यूं, ठीक है। लेट्स सी इट ऑन अ एक्चुअल ईसीजी। अच्छा, ये देखो, अब इसकी अगर ईसीजी पे फोकस करो तो देखो क्यू आर एस सारे कॉम्प्लेक्स क्यू आर एस नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन जो पी वेव है, पी वेव वाली और टी वेव वाली जो जगह है, ये जो सारी, ये किस तरह की आ रही है, जिग 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 जैग सी टेढ़ी मेढ़ी सी लाइन आ रही है जैसे बच्चे ने बनाई होगी, ठीक है, हाथ से, या उसका हाथ कांप रहा है बहुत ज्यादा बंदे का जो बना रहा है, तो फिब्रिल कर रहा है हार्ट, लिटरली हार्ट यूं हो रहा होता है, यूं हर जगह से थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। एक तो नॉर्मल उसकी पंपिंग होती है ना यूं यूं, उसकी जगह ना उसके अंदर ना यूं यूं टेढ़े मेढ़े इंपल्स जा रही होती है, यूं यूं, उसके लिए फिब्रिलेशन हो रही है, ठीक है।
अब एट्रियल फिब्रिलेशन और फ्लटर में कैसे फर्क किया जाता है? अब देखिए फिब्रिलेशन की जो वेव है वो किस तरह की है, टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है। इट इज लाइक हैप्पैज़ार्ड, यू किसी ने ऊपर नीचे करके यू यू बना दी, किंकी सी है, ठीक है। फिब्रिल्स, फिब्रिल्स आपको पता है किसी के अगर घुंघरीले वाले हैं तो उसमें देखा होगा उसमें किंक्स बने हुए होते हैं, यू टेढ़ी मेढ़ी, फाइब्रिल उसको कहते हैं, उससे ये वर्ड लिया गया है, ठीक है। और जो फ्लटर है उसमें हमने क्या कहा, सॉटूथ अपीयरेंस। ये अब एक्चुअल ईसीजी पे इनमें क्या डिफरेंस है ये देखें, ऊपर फिब्रिलेशन है और नीचे फ्लटर है। जो फिब्रिलेशन है उसमें टेढ़ी मेढ़ी लाइंस है, क्यूआरएस नॉर्मल है, बाकी सारी टेढ़ी मेढ़ी है। However, in flutter, sawtooth appearance है। So the important note to take is maximum heart rate cannot go beyond 230, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा हार्ट का अपना एक रिफ्रैक्टरी पीरियड है, एवी नोट का अपना एक रिफ्रैक्टरी पीरियड है। हायर हार्ट रेट सच एज इन फ्लटर और फिब्रिलेशन, उसमें क्या होगा 230 तक जो होंगी वो तो नजर आएंगी, वी कैन मे बी वी कैन फील एंड वी कैन काउंट, वो भी नहीं काउंट की जाती। कौन काउंट कर सकता है 200 इतना तेज बीट कर रही होगी, यू कैन नॉट इवन काउंट के पर सेकंड कि कितनी बीट्स हो रही है, ठीक है। तो जो फ्लटर और फिब्रिलेशन होती है इसमें जो ईसीजी पे रेटिंग आ रही होगी और जो हम पल्स लेंगे उसमें हमारे पास डिफरेंस आएगा, इसी वजह से हम उसको पल्सेस डेफिसिट कहते हैं। अब हम आ जाते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन पे। एट्रियल फिब्रिलेशन हमने पढ़ ली, नाउ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। इट इज जस्ट लाइक दैट, जैसे हमारे पास एट्रियल फिब्रिलेशन थी, यानी कि उसके अंदर जो एक्टोपिक फोकाई बन गया वो मल्टीपल बिखरे हुए हैं और वो हर कोई अपना डिस्चार्ज छोड़ रहा है, कोई इधर से कर रहा है, कोई इधर से कर रहा है, कोई इधर से कर रहा है। ये इस वजह से हो रहा होता है कि जस्ट इमेजिन जब हार्ट जब टिश्यूज डिफरेंट टिश्यूज रिफ्रैक्टिव पीरियड में होते हैं ना, तो वहां पर एक हाइपर पोलराइजेशन हुई हुई होती है। रिमेंबर वो जो एक हाइपर पोलराइजेशन का फेज होता है। अब जो हाइपर पोलराइजेशन होती है ना, उसके अंदर क्या होता है कि जो टिश्यूज होते हैं ना, टी वेव के फौरन बाद ये इवेंचुअली होता है, इसी वजह से पी वेव में नजर आता है कि आपके पास टी वेव में रिपोलराइजेशन हो जाती है ना। तो जो हाइपर पोलराइजेशन होती है रिपोलराइजेशन के बाद, उससे क्या होता है कि हमारे पास जो टिश्यूज होता है वो वल्नरेबल होते हैं फॉर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इम्पल्स जनरेशन। ये इस वजह से हमारे पास आफ्टर टी वेव हमें फिब्रिलेशंस नजर आती हैं, ए फेब हो या वी फेब हो। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन ज्यादा सीरियस होती है, मेनी एरियाज ऑफ द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियस। अब पूरा वेंट्रिकल ने क्या कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, यूं करके कॉन्ट्रैक्ट, एक सीक्वेंस से एक सिंक्रोनस कॉन्ट्रैक्शन होती है। लेकिन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या होता है, पूरे वेंट्रिकल ने कहीं से कॉन्ट्रैक्ट, कुछ हर कोई एसिंक्रोनस हो जाता है, किसी में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होती, इस वजह से पंप भी नहीं कर पाएगा, वेंट्रिकल्स कांट पंप एंड लीड्स टू डेथ इफ नॉट ट्रीटेड। ये वी फिब यही होता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि पेशेंट को जब वी फिब हो रहा है उसको फौरन लाइक 5-10 सेकंड के अंदर अंदर कुछ ट्रीटमेंट दो, कुछ करो उसको, नहीं तो उसका हार्ट विल जस्ट स्टॉप, एंड जब हार्ट स्टॉप हो गया तो ये फ्लैट लाइन ऑन द ईसीजी। अब इसके कॉजेस क्या है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के? इलेक्ट्रिक शॉक, आपने देखा होगा किसी को बहुत ज्यादा 440 वोल्ट का या 2000 वोल्ट का वो लगा झटका उसको बिजली का, तो क्या होता है कि ही जस्ट डाइज एट द स्पॉट। ये इस वजह से होता है कि वो इतनी बिजली होती है दैट गोज टू योर हार्ट एंड इट डिस्टर्ब्स द एक्चुअल कार्डियक इंपल्स, वो अपनी एक और इंपल्स बना देती है, फिब्रिलेशन शुरू हो जाती है और हार्ट स्टॉप हो जाता है। इस्कीमिया ऑफ हार्ट मसल, बहुत सवेयर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की वजह से भी हमारे पास ये हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर एवी नोड सॉरी वेंट्रिकुलर टिश्यू को जो अगर आप एलएडी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच सप्लाई कर रही थी लेफ्ट कोरोनरी की, अगर उसके अंदर क्लॉट आ गया है, उसके अंदर एमआई हुआ है जिसमें सबसे ज्यादा मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस होते हैं एलएडी के अंदर, उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि आपका वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, इतना डेड टिश्यू और वो फिब्रिलेशंस में चले जाएगा, ठीक है। अब ये देखें एट्रियल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में डिफरेंस क्या है? सिर्फ ये डिफरेंस है कि जो एट्रियल फिब्रिलेशन है उसमें सिर्फ एट्रिया का मसला है, उसमें वेंट्रिकल्स की वेव सही बनी है, क्यू वेव सारी ठीक बनी है, ठीक है। ये दूसरी लीड की ली हुई है, इसी वजह से ये इन्वर्ट नजर आ रही है, डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है, ये कोई और लीड है, ये लीड नंबर 2 नहीं है, ठीक है। और जो पी वेव्स हैं वो सारी इतनी जिगजैग आएंगी, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी आएंगे। और जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है वो तो पूरी ऐसी है जैसे ऊपर नीचे पूरी यूं जिगजैग लाइन बनाती है, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक दैट। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का पीछे मैकेनिज्म क्या है, ठीक है।
साइमल्टेनियस अपीयरेंस ऑफ रिफ्रैक्टरी एंड एक्साइटेबल एरियाज, मैंने आपको बताया था वो जो हाइपरपोलराइजेशन हो रही होती है टिश्यूज की, कुछ एक्साइट हो रहे हैं कुछ रिपोलराइज हो रहे होते हैं और वो वल्नरेबल है टिश्यूज कि एकदम से सुपर चार्ज हो जाए वो उसी जगह पे, ठीक है। कि देखिए एक नॉर्मल सीक्वेंस से चलना होता है तो ये अगर डेड टिश्यू है सारा इर्द गिर्द तो इम्पल्स हमारे पास ये इस तरह यूं स्कैटर हो जाती है इर्द गिर्द यूं हर जगह पे जा रही है। अब डिफरेंट जगहों पे इम्पल्स ट्रैवल कर रही है तो कुछ रिलैक्स कर रहा है कुछ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कुछ रिफ्रैक्टिव पीरियड में है तो वो टेढ़ा मेढ़ा सा कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, पंपिंग हो रही है और टेढ़ी मेढ़ी वेव आ रही है हमारे पास, ठीक है। इसकी ट्रीटमेंट क्या है आपने मूवीज में ही देखी होगी आप वैसे भी, कि आपको क्या करते हैं वो उसका डिफिब्रिलेटर एक मशीन होती है, इलेक्ट्रिक शॉक लगाते हैं, ठीक है। वो नहीं जो पैडल्स बॉडी पे लगाते हैं और झटका सा लगता है वो एक्चुअली क्या होता है कि बंदे को सोचने में आएगा कि हार्ट के बिजली का मसला है तो उसको बिजली की वाई आर वी गिविंग हिम मोर इलेक्ट्रिसिटी। तो इट इज अ कार्डियो वर्जन, वर्जन का मतलब है रिवर्ट कर रहा है, कार्डियो वर्ट कर रहा है, साइड पे कर रहा है, या डिफिब्रिलेशन कहते हैं इसको। क्या करते हैं हार्ट आपका फिब्रिलेट कर रहा है ना, उसके अंदर डिफरेंट इंपल्सेस चल रहे हैं तो आप उसको शॉक लगाते हो 110 वोल्ट्स ऑफ एसी या 1000 वोल्ट्स ऑफ डीसी करंट। वो एक डिफिब्रिलेटर होता है, उसके पैड्स होते हैं, उसको आप जेल लगा के चार्ज करते हो और उसके चेस्ट पे रखते हो, एक चेस्ट पे रखते हो और एक साइड पे एब्डोमेन पे कहीं पे रखते हो, ठीक है। और उसको आप एक शॉक देते हो 0.1 सेकंड का, सिर्फ एक ही शॉक जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपके जो हार्ट के अंदर जितनी भी इंपल्सेस चल रही होती है ना वो एकदम से स्टॉप हो जाती है, सब कुछ जो चल रहा था वो स्टॉप हो जाता है। जब सब कुछ स्टॉप हो जाता है तो हार्ट की एक अपनी रिदम है ना, ऐसे नोड इज द बॉस, ऐसे नोड कहती है सब बंद हो गया, अच्छा है मेरी बारी आ गई, तो ऐसे नोड टेक्स ओवर। जब ऐसे नोड टेक ओवर कर लेगी तो हार्ट अपनी वापस नॉर्मल रिदम में आ जाएगा। सो कभी कभी 2 से 3 दफा कार्डियोवर्ट करना पड़ता है और इससे ज्यादा नहीं कर सकते, और इसके साथ साथ फिर सीपीआर भी करना पड़ता है अगर ना काम कर। तो दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, ये फौरन देनी पड़ती है, ठीक है। ये इस तरह करके आप देखो यहाँ पे अगर आप देखें ये एबनॉर्मल चल रही थी, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आ रही थी, हमने यहाँ पे कार्डियोवर्ट किया, उसको इलेक्ट्रोड्स लगाए या उसको पैड्स लगाए, उसके बाद ये ऐसे नोड जाग गई, ऐसे नोड टेक्स ओवर एंड उसके बाद एक नॉर्मल ईसीजी चलना शुरू हो गई, ठीक है। या एक ये है, और अगर ऐसे लोग जो उसमें हो जिनको बहुत ज्यादा जो प्रोन हो फॉर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जिनके बार बार होता हो ये, तो उनके अंदर हम एक चीज इम्प्लांट करते हैं दैट इज नोन एज इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, आईसीडी। ये जैसे पेसमेकर होता है ना, ये उसी तरह की एक डिवाइस होती है लेकिन ये डिफिब्रिलेटर होता है। जो पेसमेकर था वो तो करंट देने वाला होता है ना, ये डिफिब्रिलेटर करंट को खत्म करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये जाता है और ये भी उसी तरह इम्प्लांट किया जाता है और ये स्किन के नीचे सबकुटेनियस हम रखते हैं, ओके। क्यूटी इंटरवल, अब आगे हम एक दो अरिथमियाज पढ़ने लगे हैं जो रिलेट कर रहे होते हैं विद द क्यूटी इंटरवल, इसलिए उससे पहले हम नॉर्मल क्यूटी इंटरवल को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो नॉर्मल क्यूटी इंटरवल क्या है, द लेट्स जस्ट ड्रॉ इट हियर। अब देखो ये दिस वाज द पी वेव क्यू आर एस टी, so p t q r s till here this is a qt interval, ठीक है। इस qt इंटरवल को हम एज अ स्टैंडर्ड रखते हैं और इसकी हमने एक करेक्टेड वैल्यू निकाली है QT इंटरवल की, दैट इज 0 QTC उसको हम कहते हैं, तो उसकी वैल्यू है 0.35 to 0.43, ठीक है। QT इंटरवल शॉर्टन्स विद राइज इन हार्ट रेट एंड नीड्स टू बी करेक्टेड, यानी कि अगर हमें कोई टैकीकार्डिया कोई हार्ट रेट ज्यादा हो रही होगी तो हमें QT इंटरवल में भी चेंज हो रहा होगा, तो हमें उस QT इंटरवल को करेक्ट करना है, यानी उसको वापस नॉर्मल 0.35 से 0.43 की रेंज में लाना है, ठीक है। लॉन्ग QT इंटरवल में लीड टू एरिथमियाज ड्यू टू ट्रिगर्ड एक्टिविटीज, यानी कि कोई भी ऐसे शॉक लगा, कोई जैसे कि मैंने कल बताया था आपको, कोई शॉक लगा तो उसकी वजह से लॉन्ग QT इंटरवल क्या हो जाएगा, वो अगर पेशेंट में है पहले से ही तो वो लॉन्ग QT इंटरवल कैन लीड टू एरिथमियाज एंड दैट कैन इन टर्न लीड टू डेथ, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं द लॉन्ग QT सिंड्रोम, LQTS, द लॉन्ग QT सिंड्रोम, a syndrome in which corrected QT interval is greater than 0.44 second, यानी कि जो QTC है करेक्टेड वैल्यू भी है वो दैट इज ग्रेटर देन 0.44, जबकि नॉर्मल करेक्टेड कितना होना चाहिए था 0.35 से 0.43। सो इन लॉन्ग QT सिंड्रोम, नाम से भी पता चले लॉन्ग QT,
मींस 0.44 सेकंड्स का QT सेगमेंट है, इवन दो इट इज करेक्टेड, ठीक है। ये it increases the risk of ventricular arrhythmia such as ventricular tachycardia, ventricular fibrillation and sudden death, ठीक है। ओके, लेट्स जस्ट डिस्कस द कॉजेज। इसकी कॉजेज क्या है? इट कैन बी कंजेनिटल, कुछ लोगों में बाय बर्थ ही होता है लॉन्ग, कि उनका QT सेगमेंट है ही लॉन्ग, तो इसी वजह से उनकी हम पुरानी ECG से कंपेयर करते हैं। अच्छा, लॉन्ग QT सिंड्रोम में क्या है कि सिंड्रोम इन विच करेक्टेड QT, यानी जो QT इंटरवल की वैल्यू है वो जो करेक्टेड है वो नॉर्मल 0.35 से 0.43 होती है, लेकिन लॉन्ग QT सिंड्रोम में कितनी हो जाती है? वो होती है 0.44, यानी कि वो इंक्रीज होगी ना, QT सेगमेंट बढ़ गया है। व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ दिस कि इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ वेंट्रिकुलर एरिथमियास। वेंट्रिकुलर एरिथमियास हमारे पास है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड सडन डेथ। ये हम आगे इसकी कॉज पढ़ेंगे कि ये हो किस वजह से रहा है। सो व्हाट कॉजेस लॉन्ग QT सिंड्रोम? The long QT syndrome can be congenital, यानी कि बाय बर्थ आपके अंदर कोई उसकी डिफॉर्मिटी ऐसी है उसकी, अगर आप पुरानी ECGs मंगवा के देखें उस पेशेंट की तो उसमें भी हमारे पास लॉन्ग QT ही आ रहा होगा ग्रेटर देन 0.44, या इट कैन बी एक्वायर्ड यानी कि बाय बर्थ नहीं है, कुछ होने की वजह से बाद में हो गया। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर हार्ट, आगे मैं एंड पे इनको एक्सप्लेन भी करूंगा कि किस इलेक्ट्रोलाइट का क्या इफेक्ट हो रहा है। So hypokalemia and hypocalcemia and hypomagnesemia, they can cause long QT syndrome. Drugs such as quinidine, fluoroquinolones and erythromycin. जो quinidine है ना, this is a drug used for arrhythmias, यानी किसी पेशेंट को अगर arrhythmias हो रहे हैं ना, यानी उसकी अगर हार्ट रेट बहुत ज्यादा थी, लाइक 150 थी, आपने उसको क्यूनिडीन दे दी, लेकिन उसका ये नुकसान भी है कि वो हार्ट रेट को कम कर रही है ना, तो हार्ट रेट को कम किस तरह कर रही है? QT सेगमेंट को इंक्रीज करके, और वो QT सेगमेंट को इंक्रीज करते हुए कभी कभी वो इतना इंक्रीज कर देगी कि उसका साइड इफेक्ट आ जाएगा, दैट इज लॉन्ग QT सिंड्रोम। उसकी वजह से क्या होगा कि दैट लॉन्ग QT सिंड्रोम कैन इनवर्टली लीड टू फर्दर एरिथमियाज। ये एक टाइप का साइकिल है, ठीक है, कि आपने एरिथमियाज के लिए क्यूनिडीन दी, लेकिन क्यूनिडीन कैन लीड टू लॉन्ग QT कैन लीड टू वेंट्रिकुलर एरिथमियाज। इसी तरह फ्लोरोक्यूरिनोन्स, ये वो वाली एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे आप लोग लीफ्लॉक्स लेते होगे, सिप्रॉक्स, ये कॉमनली यूज्ड है आजकल तो पाकिस्तान में, ठीक है। और एरिथ्रोमाइसिन भी एक और एंटीबायोटिक। मायोकार्डियल इस्कीमिया हुआ हुआ है, यानी कि आपको MI हुआ हुआ है कोई, या ब्रेडिकार्डिया में यही हो रहा होता है ना। ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है, दो पीक्स जो होती हैं वो दूर चली जाती हैं। वो दूर किस तरह जाती हैं? तो दरमियान में QT इंटरवल होता है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब QT इंटरवल बड़ा होते जा रहा है तो जाहिर सी बात है ब्रेडिकार्डिया में QT इंटरवल बड़ा हो रहा है, इट कैन लीड टू लॉन्ग QT सिंड्रोम, ठीक है। नाउ कमिंग टू टॉर्साडे पॉइंट। टॉर्साडे पॉइंट मैंने आपको, टॉर्साइडीज डी पॉइंटिस मैंने आपको कल बताया था, इट इज अ पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया ड्यू टू ट्रिगर्ड एक्टिविटी इन लॉन्ग QT सिंड्रोम, यानी कि द पेशेंट वाज सफरिंग फ्रॉम लॉन्ग QT सिंड्रोम, ठीक है, ही हैड अ कंजेनिटल या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से उसका लॉन्ग QT सिंड्रोम था, लेकिन क्या हो गया, उसको हमने ट्रिगर कर दिया। फॉर एग्जांपल वो खड़ा हुआ था, एकदम से आपने उसको डरा दिया, ठीक है, एंड दिस कैन लीड टू वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होगा, उसका हार्ट रेट इतना एकदम से ज्यादा होगा कि 1 सेकंड में ही हार्ट उसका स्टॉप हो जाएगा। अब इसको हम ECG पे देखें तो इसमें क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं टॉर्साडल पॉइंट, इसका मतलब है ट्विस्टिंग ऑफ द पॉइंट्स। जो पॉइंट्स होंगे ना, जो QRS की वेव्स होंगी वो सारी ट्विस्ट हो जाएंगी इर्द गिर्द, और ना वो सारी उसके ऊपर आ जाएंगी। जो दरमियान में हमारे पास आइसोइलेक्ट्रिक लाइन थी ना, वो उसको कवर करने लग जाएंगी। हम इसकी शेप देखते हैं कैसे होती है। इट्स जस्ट लाइक दिस, ऐसे लग रहा है कि वो आपने कोई बहुत बड़ी रस्सी होती है, उसको अगर आप उसमें रिपल्स दो ना, यू करके झटको, तो उसके अंदर ऐसी वेव्स बनती है। नाउ कमिंग टू एरिथमियास ऑफ एसेसरी पाथवेज। अब एसेसरी पाथवेज में हमारे पास दो टाइप के एरिथमियास हो सकते हैं। WPW सिंड्रोम, जिसको हम कहते हैं वुल्फ पार्किंसन वाइट या लॉन्ग गेनोंग लेवाइन LGL सिंड्रोम, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे हार्ट का एक नॉर्मल कंडक्टिव पाथवे है, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई एबनॉर्मल पाथवे बन जाए और करंट वहां इंपल्स वहां से भी चली जाने लगे, तो दैट विल गिव एरिथमियास, वुल्फ पार्किंसन वाइट को। और लॉन्ग गेनोंग लेवाइन हमारे लेवल का भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सो वी विल जस्ट गो थ्रू द WPW।
अब इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एसेसरी पाथवे, उसको हम कहते हैं बंडल ऑफ केंट। क्योंकि नॉर्मली क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास, बंडल ऑफ हिस प्रेजेंट होता है ना। अब उसके अलावा एक और बंडल ऑफ केंट भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हमारे पास एक्सेसिव एसेसरी पाथवे बन जाता है। इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, वेंट्रिकल्स प्री एक्साइट हो जाते हैं। ये कैसे होते हैं, लेट मी जस्ट शो दिस इन दिस। अब देखो, ये नॉर्मली हमारे पास इम्पल्स ने यहाँ से, बंडल ऑफ हिस से यहाँ यूं जाना था ना, एक स्पेसिफिक टाइम में आपके वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट होना था, क्योंकि यहाँ पे पहले हमारे पास एवी नोडल डिले भी आना है ना। यहाँ पे जब तक डिले है ना, अभी समझ लो इम्पल्स यहाँ से यहाँ तो गई है, ये देखो यहाँ पे पहुंच चुकी है इम्पल्स लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम में यहाँ पे अगर बंडल ऑफ केंट, अगर यहाँ पे बंडल ऑफ केंट है, तो क्या होगा, इम्पल्स वहां से यूं करके पहले ही वेंट्रिकल्स में आ जाएगी, जबकि अभी एवी नोडल डिले भी नहीं पूरा हुआ। सो दिस बंडल ऑफ केंट विल गिव accessory pathways, और ventricles will depolarize and this will give, अब ये पहले depolarize हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जो हमारे पास पीक बन रही थी QRS, उससे पहले ही हमारे पास ECG ऊपर वेव उठने लग जाएगी। जब ECG पहले ही वेव उठने लग जाएगी तो हमारे पास क्या चेंज आएगा, कि अगर हम यहाँ पे देखो, ये नॉर्मल P वेव के बाद नीचे Q जाके U आना था ना, U Q वेव बननी थी ना, ये QRS U बनना था। लेकिन इन वुल्फ पार्किंसन वाइट क्या होता है, हमारे पास एसेसरी पाथवे होता है, इम्पल्स पहले आ जाती है, एवी नोडल डिले पूरा नहीं होता, तो क्या होता है, P वेव के बाद एक U करके U Q वेव आती है। ठीक है, अब जो Q वेव आ रही है ना, इससे पहले एक यहाँ पे ये चीज बन रही है। ठीक है, अब दिस इज नोन दिस, ये जो बन रही है इसको हम कहते हैं डेल्टा वेव। ठीक है, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑफ वुल्फ पार्किंसन वाइट। वुल्फ पार्किंसन वाइट के अंदर हमें ये डेल्टा वेव नजर आती है इन द ECG बिकॉज ऑफ द एसेसरी पाथवे दैट इज नोन एज बंडल ऑफ केंट। अब ये देखो, ये हमारे पास उसी की डायग्राम, ये नॉर्मल आ रहा था और यहाँ पे ये बंडल ऑफ केंट की वजह से पहले आ गया करंट। तो ये नॉर्मल साइनस रिदम ऐसे होनी चाहिए थी, लेकिन इन वुल्फ पार्किंसन वाइट यहाँ पे एक ये डेल्टा वेव बन गई। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन ECG। ECG में डिफरेंट वेरियस इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या इफेक्ट हो रहा होगा, दे आर पोटेशियम, कैल्शियम एंड सोडियम, हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ पोटेशियम ऑन द ECG, इफेक्ट ऑफ हाइपरकेलीमिया। हाइपरकेलीमिया मींस मोर देन नॉर्मल पोटेशियम इन द सीरम। ठीक है, जब पोटेशियम ज्यादा हो जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, टॉल P वेव, T वेव्स आएंगी, वाइडेंट PR इंटरवल होगा। ठीक है, और P वेव जो होगी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, और QRS और T वेव्स हो सकता है आपस में मर्ज भी कर जाए। ठीक है, और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी हो सकती है हमारे पास। इन हाइपोकेलीमिया यानी इफ द पोटेशियम लेवल्स आर लो, तो हमारे पास क्या होगा, प्रोलॉन्गेशन ऑफ PR इंटरवल। PR इंटरवल और प्रोलॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पोटेशियम नहीं है ना, तो हमारे पास क्या हो रहा होगा, उसके RMP में चेंजेस आ रहे होंगे। ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन हो रही होगी, और U वेव प्रोमिनेंट हो जाएगी और T वेव फ्लैटन हो जाएगी। उससे बिल्कुल ऑपोजिट है, हाइपरकेलीमिया में हाइपर, T वेव टॉल, हाइपोकेलीमिया में T वेव शॉर्ट फ्लैटन हो जाएगी और U वेव प्रोमिनेंट हो जाएगी, और ST सेगमेंट डिप्रेशन भी हो जाएगी। So this was the normal ECG। ठीक है, नॉर्मोकेलीमिया मींस व्हेन पोटेशियम लेवल्स आर नॉर्मल। अगर हम हाइपरकेलीमिया की बात करें तो देखो यहाँ पे सबसे प्रोमिनेंट चीज टॉल T वेव। ठीक है, QRS वेव जो थी वो वाइडन हो गई है, खिंच गई है। ठीक है, पहले वो करीब करीब होती है, अब वो खिंच गई है, और जो P वेव है वो वाइड फ्लैट हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। अगर हम हाइपोकेलीमिया की बात करें तो सबसे चीज प्रोमिनेंट क्या है, U वेव प्रोमिनेंट हो गई है, T वेव फ्लैट हो गई है, और जो ST सेगमेंट है वो डिप्रेस हो गया। पहले स्ट्रेट लाइन होती है ना, अब वो नीचे को चला गया। ठीक है, ये था इफेक्ट ऑफ पोटेशियम। सो इफेक्ट ऑफ कैल्शियम ऑन ECG। Effects of hypercalcemia. Hypercalcemia means when calcium levels are high. So it is a rare condition, but what happens that in hypercalcemia, the ST segment and the QT interval shortens. जब ST segment shorten हो जाएगा तो QT interval भी short हो जाएगा। तो with increasing level heart stops in systole। इसी वजह से ये भी होता है कि जब बहुत ज्यादा कैल्शियम हो जाए, बहुत हाइपर कैल्सीमिया सवेयर हो जाए, तो आपका हार्ट जो है वो सिस्टली में यानी कॉन्ट्रैक्टेड रह के
वहां पे वो स्टॉप हो जाता है। इसको हम कहते हैं हाइपरकैल्सीमिक पैरालिसिस ऑफ द हार्ट। और इफेक्ट ऑफ हाइपोकैल्सीमिया क्या है, इसका टोटल ऑपोजिट है कि एसटी सेगमेंट लेंथन हो जाएगा और क्यूटी इंटरवल भी लेंथन हो जाएगा। तो इसी को हम अगर वेव फॉर्म में देखें तो पहले हम देखते हैं हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया में हमने कहा कि एसटी सेगमेंट विल लेंथन एंड द क्यूटी इंटरवल विल आल्सो प्रोलॉन्ग। अगर हम कहें हाइपरकैल्सीमिया तो उसमें क्या होगा, शॉर्टन हो जाएगा, क्यूटी शॉर्टनिंग होगी क्योंकि एसटी सेगमेंट की शॉर्टनिंग हो रही है। अच्छा, this is a diagram that will help you in memorizing the effects of both calcium and potassium on the ECG। अब देखो जो T वेव है उसके साथ हमने K लिखा हुआ है, पोटेशियम, यानी पोटेशियम will and it goes in a vertical direction, यानी कि it will go along the y axis। कोई चेंज होगा अगर if there is high potassium तो the T wave will go up, if there is low potassium the T wave will go down। this is the most prominent feature। इसी तरह अगर हम कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम के लेवल्स की, तो कैल्शियम इज ऑन द एक्स एक्सिस। अगर कैल्शियम लेवल्स इंक्रीज द क्यूटी सेगमेंट विल गो, ये देखो टुवर्ड्स द क्यूआरएस जा रहा है, मींस क्यूटी सेगमेंट विल शॉर्टन, ठीक है, एसटी सेगमेंट विल शॉर्ट, क्यूटी इंटरवल विल शॉर्टन। और अगर हम इसको अवे लेके जाएं तो दैट नेगेटिव की तरफ लेके जाएं तो क्यूटी इंटरवल विल प्रोलॉन्ग, यानी कि हाइपोकैल्सीमिया में दे विल बी क्यूटी प्रोलॉन्गेशन। अब आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ सोडियम ऑन ईसीजी। सोडियम का इफेक्ट कुछ ज्यादा खास है नहीं, लेकिन उसका सिर्फ हाइपोनेट्रीमिया यानी कि डिक्रीज अमाउंट ऑफ सोडियम का इफेक्ट है, दैट इज लो वोल्टेज वेव्स ऑन ईसीजी, ठीक है। उसकी क्योंकि कंडक्शन में इंपॉर्टेंट होता है ना, क्या कहते हैं, डीपोलराइजेशन इंपॉर्टेंट होता है, इसी वजह से जो वोल्टेज कम हो जाएगा, जो एम्पलीट्यूड होगा वेव्स का वो कम हो जाएगा, ठीक है। अब व्हाट आर सम क्लिनिकल यूजेस ऑफ ईसीजी, थिंक कि हार्ट रेट कैसे ईसीजी से हम फाइंड करेंगे, एरिथमियास कैसे देखेंगे, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में हमारे पास ईसीजी में क्या चेंजेस आती हैं, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हमें कैसे पता चलेगी, एक्सिस डिविएशन हम कैसे देख सकते हैं कि लेफ्ट एक्सिस डिविएशन है या राइट एक्सिस डिविएशन है, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस सच एज पोटेशियम एंड कैल्शियम का हमें ईसीजी पे कैसे नजर आएगा। So this was all about ECG. Thank you all for listening and joining this session.